आज की तारीख में 35 जाट के बेटे इस राजस्थान की विधानसभा विधायक बनकर के बैठे हैं। हमें तो उस दिन बड़ी शर्म की महसूस हुई कि कुछ जाकर के गहलोत की गोदी में जाकर के बैठ गए, कुछ पायलट की गोदी में जाकर के बैठ गए। उन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। उनकी एक बात की तो हिम्मत की दाद बेनीवाल जी को देनी ही पड़ेगी कि भाई खुद का व्यक्तित्व खड़ा करके, खुद ने संघर्ष करके, विषम परिस्थितियों में संघर्ष करके तमाम षड्यंत्रों को झेलते हुए उस व्यक्ति ने आगे बढ़ा है। तो कुछ तो वजूद है ही, और वजूद है तभी आज 3 विधायक और सांसद है, वरना बहुत से लोग तो पार्टियां उधार लेके आते हैं, चले जाते हैं। अगर जाटों के पास विकल्प है भाई, जब उधार की पार्टियों के लोगों को हम वोट दे सकते हैं तो ये तो हमारे समाज के बेटे की पार्टी क्यों नहीं देंगे? लोग देंगे और देते भी हैं। देते तभी तो वोट आते हैं, सांसद बने, विधायक बने। डोटासरा जी का सत्ताधारी दल है, तो अशोक गहलोत को हटा के अगर चुनाव में अगर कांग्रेस बनाना चाहती है सच में, तो पहले अभी शपथ करो डोटासरा जी की, पूरा जाट समाज कांग्रेस के साथ पलक पावड़े बिछा के खुले में समर्थन दे देगा। और जाट का बेटा अगर पार्टी बना के चल रहा है तो नेचुरली जाट तो साथ है भी। अभी आपने चुनाव देखे हमारा समाज कहाँ था। कि राजस्थान का किसी भी जाट के बेटे को सिंगल जाट आरक्षण के लिए ऋणी रहना चाहिए, तो डॉक्टर हरि सिंह को कभी नहीं भूलना चाहिए। हिंदुस्तान की जाट समाज डॉक्टर हरि सिंह को सलाम करती है कि उन्हीं की वजह से आरक्षण मिला। और जितने भी लोग आरक्षण के लिए जो बनकर के घूमते कि हमने आरक्षण दिला, मैंने मंडल कमीशन की वो रिपोर्ट पढ़ी है कि आप 60 गांठ करके अब की बार मोदी जी से मिलाए हैं, राज्यपाल साहब को आप साथ ले गए हैं, और आने वाले 23 और चुनाव में 24 के चुनाव हैं, क्योंकि 24 में तो कुछ सांसदों की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को रहेगी और 23 में सरकार बनाने के लिए, राज्य सरकार बनाने के लिए ज़रूरत रहेगी। तो दोनों ने सांठगांठ करके अब की बार मोदी से जाटों का सौदा कराए हैं। कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था सारी कौमें जाट के झंडे और झंडे के नीचे अपने आप को महफूज समझती थी। आज़ादी के 75 साल होते होते वो सारे लोग जाट से नाराज होने लगे, जाट को एक तरफा कर दिया। लोगों में एक टैगलाइन चलती है कि जाट कभी संगठित नहीं हो सकते, एकजुट नहीं हो सकते, तो उनको संगठित करने का एक प्रयास कर रहे हैं। इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट ने प्रण ले रखा है कि जितना भी जाट समाज का गौरवशाली अतीत रहा है, जितने भी महायोद्धाओं ने मेरी कौम में जन्म लिया, उनके सारे इतिहास को डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट मूवी के माध्यम से डिजिटल कर देंगे। कि हमारे महापुरुषों ने हमेशा कभी बंद कमरों में इतिहास को लिखने का काम नहीं किया। उन्होंने युद्ध के मैदान में तलवारों की नोक से इतिहास को बनाया है। तो उस इतिहास को बनाया और आज की तारीख तक नहीं लिखा गया, तो आज तो हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। बिल्कुल, सवाल उठाने से क्या होगा, कलम उठाओ। जो विदेश से लोगों को बुला रहे हैं, ये तो टिकट है बुक करवा करवा के लोगों को बुला रहे हैं और यहाँ दिखा रहे हैं कि नौजवान हैं, राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, टिकट के जुगाड़ में लगे हुए हैं, तो लोगों को बाहर से बुला रहे हैं। हवा के विपरीत उन्होंने काम करके एक संघर्ष तो उन्होंने दिखाया। तो हमारी दिल्ली इच्छा है कि संघर्ष करने वाले व्यक्ति का हमेशा सम्मान होना चाहिए, उसकी टांग खिंचाई नहीं होनी चाहिए। देश की नई संसद तैयार हुई, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर अगर किसी एक भी व्यक्ति की आप मूर्ति लगाते हो उसमें, तो सबसे पहली मूर्ति अगर राजा महाराजाओं की लगाते हो, सबसे पहले मूर्ति महाराजा सूरजमल की लगनी चाहिए। अगर किसी किसान नेता की अगर आप यहाँ मूर्ति लगाते हो, तो सबसे पहली किसान नेता की मूर्ति दीन बंधु रहबर आजम चौधरी सर छोटूराम की होनी चाहिए। अगर किसी प्रधानमंत्री की अगर आपको मूर्ति लगाते हो यहाँ पे, तो चौधरी चरण सिंह जी की भी मूर्ति लगनी चाहिए। अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर एक टैगलाइन बना रखी है हमने कि यहाँ पर 2 चीज़ आपको फॉलो करनी, एक तो दूसरी बिरादरी की ऊपर कोई क्रिटिसाइज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, और एक किसी भी राजनीतिक पार्टी के झंडे और डंडे की तरफदारी नहीं होनी चाहिए। मंत्री संतरियों के पास कोई सामान नहीं है, ये तो गाड़ी घुमाने का, किलोमीटर निकालने का फॉर्मूला है। असली मजा अगर कहीं है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी में है, सत्ता के शिखर पे पहुंचने में है, और सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद ही इस कौम का भला हो सकता है। दिल्ली को बसाने वाले लोग कौन थे? जाट ही तो थे दिल्ली को बसाने वाले लोग, अनंत पाल तोमर। उसकी हिस्ट्री कहाँ है? अपने समाज के बीच तो केवल 2-4 राजाओं के नाम चल के यहाँ तक नहीं है, जाटों ने तो सदियों से शासन किया है। सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तैयार होता है तो हिंदुस्तान के कोने कोने से ही नहीं, दुनिया के 7 समंदर पार से भी समाज के जो मोजीज और प्रतिष्ठित लोग हैं, समाज की रहनुमाई करने वाले लोग हैं, जो अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा हिंदुस्तान से बाहर भी जिन्होंने साबित कर रखा है, जिन्होंने मनवा रखा है, उन लोगों को बुला कर एक ऐसा नायाब गुलदस्ता सजाया। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। राजस्थान के 2 नौजवान मेरे अगल और बगल में हैं, जिन्होंने जाट समाज से ये युवा आते हैं और जाट समाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इन्होंने अपनी मांगें पहुंचाई हैं, लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया है। रामावतार पलसाणिया और PS कलवाणिया। आज इनसे जानते हैं इनके सफ़र के बारे में, और आने वाले 19 मार्च को राष्ट्रीय जाट अधिवेशन है चंडीगढ़ में, उसको लेकर क्या तैयारी इनकी चल रही है और अब तक
इन्होंने 7 बड़े प्रोग्राम जाट समाज के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के बैनर के नीचे किए हैं, जहां पर जाट समाज के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को इन्होंने एक मंच पर लाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनकी मुलाकात हुई है। तो क्या इस सफ़र के दौरान किन मुश्किलों का इनको सामना करना पड़ा, और जो 19 तारीख को जो प्रोग्राम होने वाला है उसकी तैयारी कैसे चल रही है, उन तमाम मुद्दों पर, और जो आपके जहन में इन दोनों के लिए सवाल हैं, उन सवालों को भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। धन्यवाद अजय भाई। जैसे कि सबसे पहले अपन 19 तारीख की बात करें, उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे ये अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद बना, क्योंकि समाज के नाम पर अनेकों संगठन हैं, कई संगठन चल रहे हैं, कई संगठनों ने प्रोग्राम किए हैं, कई बंद हो गए हैं। क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको ये संगठन बनाना पड़ा, किस वक्त इसकी शुरुआत हुई? देखिए 2007 में हम गांव दूर दराज के ग्रामीण अंचल से निकल के इस राजस्थान की राजधानी जयपुर में हायर एजुकेशन के लिए जब आए, हमारे भी दिल में भी ख्वाब थे, हमारे दिल में भी उम्मीद थी कि हम भी देश दुनिया में समाज का नाम रोशन करें, 36 कोमर बिरादरियों का नेतृत्व करें। उसी मिशन को लेकर के शुरुआत करी। हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति के दौरान सक्रिय भूमिका निभाई और लगातार राजस्थान विश्वविद्यालय में महाराजा सूरजमल सर, छोटू राम, ताऊ देवीलाल, जितने भी तमाम मेरे कौम के महापुरुष हैं, उनकी जयंती और पुण्यतिथि के कार्यक्रमों से इसकी शुरुआत करी सामाजिक जीवन की। और फिर हमने धीरे धीरे करके 2010 में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का रजिस्ट्रेशन करवाया। उस टाइम हम दोनों की उम्र मात्र 20 साल की उम्र थी। उस दौर में हम दोनों ने कल्पना करी कि हम देश दुनिया में घूमते हैं, समाज के बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, लेकिन हमने एक सोच हमारे दिल में है कि इस तरीके का एक संगठन होना चाहिए। वो राजस्थान नहीं, वो हरियाणा नहीं, वो पंजाब नहीं, वो इंटरनेशनल नहीं, पूरी दुनिया का एक ऐसा ग्लोब पर हमारी समाज की एक कनेक्टिविटी हो जो वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी तैयार करे। हमारे समाज के नौजवान युवा को हिंदुस्तान से बाहर किसी भी देश में अगर किसी नेटवर्क की ज़रूरत महसूस हो तो हम उस रूप में एक माध्यम के रूप में उनके लिए काम कर सकें। और एक शुरुआत 2010 में हुई। इसका रजिस्ट्रेशन हिंदुस्तान का पहला ऐसा इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट संगठन है जो वर्ल्ड वाइड रजिस्ट्रेशन है, और उसके बैनर पे हमने काम की शुरुआत करी। और जब 2013 में हमने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया, तब हमने कौम के इतिहास की ताकत को महसूस किया कि जो बड़े बड़े लोग लच्छेदार भाषण बड़ी बड़ी सभाओं में देते हैं और ये पीड़ाएं महसूस करते हैं कि जो इतिहास में हमारे समाज के इतिहास को जगह मिलनी चाहिए थी वो जगह नहीं मिल पाई। लेकिन बोला सबने, किया किसी ने नहीं। उस इच्छा को लेकर के, उस सोच को लेकर के, उसको विजन को लेकर के एक शुरुआत करी। और जब जर्नलिज्म की इस ताकत को देखा कि मीडिया पूरे देश और दुनिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपनी बात को पूरी 36 कोमर बिरादरी के बीच में पूरी देश और दुनिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाकर के अपने आप को एक साबित करने का प्रयास किया जाए, अपनी कौम के इतिहास को, अपने आने वाली पीढ़ियों को एक मार्गदर्शन हम सब लोग दे सकते हैं। और एक हमने शुरुआत करी 2010 में। धीरे धीरे चल करके हमने 2017 के 25 दिसंबर 2017 को हमने राजस्थान स्तर के ऊपर हर पार्टी के लोगों को, जैसे सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलडी, आईएनएलडी, जितनी भी तमाम राजनीतिक पार्टियां हिंदुस्तान में काम करती, उन सारे राजनेताओं को गैर राजनीतिक रूप से इसी राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर में बुलाया और यहाँ पर महाराजा सूरजमल का बड़े स्तर पर बलिदान दिवस मनाया। और उस दिन हमने घोषणा करी कि महाराजा सूरजमल जी के गौरवशाली अतीत को सम्मान मिले, उनके अतीत को जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से हमारी आने वाली पीढ़ियाँ महाराजा सूरजमल के बारे में जाने। उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमने घोषणा करी कि महाराजा सूरजमल जी के जीवन पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण करेंगे। और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी महाराजा सूरजमल ने अपनी गौरवशाली विरासत को बनाने का काम किया और ऐतिहासिक काम किया, उन विरासतों पर हम 6 महीनों के अथक प्रयास के बाद में उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का ऐतिहासिक सफलता मिली। उसका निर्माण हुआ। 13 मई 2018 को जिस प्रोग्राम ने पूरी देश और दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, हमने हिंदुस्तान के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर से 2-2, 4-4, 5-5 लोगों को बुलाया और वो प्रोग्राम 700, 800, 1000 के लगभग की गैदरिंग का प्रोग्राम था। विज्ञान भवन का जो मिडिल क्लास का ऑडिटोरियम था, मध्यम श्रेणी का, उस ऑडिटोरियम में प्रोग्राम किया। उसमें भारत सरकार के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो सर छोटूराम के नाती है, पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह, और जिनको राजस्थान में जाट आरक्षण के जो पुरोधा रहे, और हिंदुस्तान में अगर किसी को राजस्थान के जाट को आरक्षण के अगर किसी को एक व्यक्ति का ऋणी रहना चाहिए तो वो नाम डॉक्टर हरि सिंह है। राजस्थान जाट आरक्षण संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर जी, वो उसकी अध्यक्षता में थे। जैसे तमाम सारे लोगों को बुला करके महाराजा सूरजमल की डॉक्यूमेंट्री का सार्वजनिक प्रसारण उस
टाइम हमने किया। और उसी दिन हमने दिल में संकल्पना ली थी कि हम रोज़ अखबार में, मीडिया में पढ़ते थे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में आए और विज्ञान भवन से पूरी दुनिया को संबोधित किया। हमारे दिल में भी इच्छा हुई कि उस विज्ञान भवन में दूर दराज के ग्रामीण अंचल में जो मेरी कौम की रहनुमाई करने वाले लोग हैं, उनको एक मंच, एक जाजम पर ला करके बिठाएं, गैर राजनीतिक रूप से मंच सजाएं और कौम के इतिहास को याद करें, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ सुनहरा काम करें। उस मिशन और उद्देश्यों को लेकर शुरुआत करी। हिंदुस्तान का ऐसा कोई जिला हेडक्वार्टर नहीं छोड़ा हमने 2019 के अंदर जिसके अंदर हम पूरे देश में नहीं घूमे हो। जाट संवाद बैठकों का आयोजन किया और पूरी दुनिया को आमंत्रित किया। और जब 1 मार्च 2020 का वो शुभ दिन आया जिसने हिंदुस्तान यानी पूरी दुनिया का ध्यान उस प्रोग्राम ने पूरी अपनी ओर आकर्षित किया। इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का प्रथम अधिवेशन था वो। उस अधिवेशन के अंदर हमने टारगेट 55 देशों का रखा था। उस दिन हमारे मोबाइल में मात्र 5 से 10 कंट्री के लोगों के नंबर थे, लेकिन समाज का सामाजिक ताना बाना मजबूत हुआ। हमारा संवाद एक दूसरे से बढ़ने लगे, कॉन्टेक्ट और कनेक्टिविटी बढ़ी। तो शाम की संध्या को 1 मार्च 2020 को जो टारगेट 55 देशों का था, दुनिया के 62 देशों के लोगों ने विज्ञान भवन में आकर के ये विश्वास पैदा किया कि जब जाट समाज गैर राजनीतिक रूप से कोई मंच सजाता है, सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तैयार होता है, तो हिंदुस्तान के कोने कोने से ही नहीं, दुनिया के 7 समंदर पार से भी समाज के जो मोजीज और प्रतिष्ठित लोग हैं, समाज की रहनुमाई करने वाले लोग हैं, जो अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा हिंदुस्तान से बाहर भी जिन्होंने साबित कर रखा है, जिन्होंने मनवा रखा है, उन लोगों को बुला करके एक ऐसा नायाब गुलदस्ता सजाया। उन सब लोगों ने, पूरी दुनिया के लोगों ने देखा। वो एक शुरुआत थी। उसके बाद में आप सब लोगों ने देखा कि हमें ताकत पता चली कि जब सामाजिक रूप से जाट इकट्ठा होता है तो किस रूप में समाज का कुनबा बढ़ सकता है। और हमें तो घर वो होता है उस प्रोग्राम के ऊपर कि एक भी वक्ता ने जाट समाज की सभ्यता संस्कृति के ऊपर बोला, समाज में किस रूप में रोजगार सर्जन हो, समाज की इतिहास को किस रूप में पब्लिक तक लेकर के जाया जाए, सब लोगों ने। और 36 कौम लोगों को भी उस प्रोग्राम को देख करके विश्वास पैदा हुआ कि जाट समाज का व्यक्ति सामाजिक रूप से इकट्ठा होता है तो हमारे भी सुख और दुख की बात किया जा सकती है। उस प्रोग्राम हुआ, किसी भी कौम के व्यक्ति पे, बाकी की 35 कौम है, जाट समाज के लोगों ने किसी पे कटाक्ष नहीं किया, किसी पे अंगुली नहीं उठाई। हमारे सुख और दुख की, हमारी सभ्यता संस्कृति की अपन लोगों ने बात करी। उस ताकत को देख करके आप लोगों ने देखा होगा कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन आ गया। बहुत से लोग कहते हैं कि पलसानी और कलवानी है, क्या करते हैं इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट, लेकिन मुझे खुशी है, मुझे घमंड है मेरी समाज के ऊपर कि एक भी जाट के बेटे में ये मादा पैदा नहीं हुआ। हमने 2018 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया। हमारे दिल में भी इच्छा हुई थी, जर्नलिज्म के स्टूडेंट रहे, इतिहास के स्टूडेंट रहे, पॉलिटिकल साइंस से मास्टर की, हमने LLB की पढ़ाई करी, अभी मैं मास मीडिया से PhD कर रहा हूँ। लेकिन हमारे दिल में विश्वास हुआ कि पलसानी और कलवानी से कोई प्रेरित होकर के कोई नौजवान युवा सर छोटू राम पे, ताऊ देवीलाल पे, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत पे, राजा महेंद्र प्रताप पे कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण करेंगे। लेकिन फिर से प्रयास हमें ही करना पड़ा। किसी एक बच्चे में, किसी एक नौजवान में वो सोच नहीं आई और हमने फिर से प्रयास किया। अभी 19 मार्च 2023 को फिर से सर छोटू राम के गौरवशाली इतिहास को सम्मान देने के लिए, उनके गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक फिर से डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया है। उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम है सर छोटू राम, द लीजेंड ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, यानी अखंड भारत का ऐसा महानायक जिसने गांव गरीबी के लिए काम किया और 36 को हमारे बरादरियों का नेतृत्व करते हुए जाट के बेटे में एक विश्वास पैदा किया कि ये भी पूरी दुनिया का नेतृत्व करते हैं। वो हमने इतिहास को संकलन करने का बीड़ा उठाया। और जितना भी हम आपके माध्यम से भी बताना चाहते हैं, हम जहाँ भी हमारी सभाएं होती है, मीटिंग में, वहाँ पर भी लोगों से कहते हैं कि इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट ने प्रण ले रखा है कि जितना भी जाट समाज का गौरवशाली अतीत रहा है, जितने भी महायोद्धाओं ने मेरी कौम में जन्म लिया, उनके सारे इतिहास को डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट मूवी के माध्यम से डिजिटल कर देंगे। आने वाले 2, 4, 5 सालों में पूरा इंटरनेशनल जाट समाज डिजिटल रूप में आप लोगों के बीच में आएगा। जिस बात से मैंने शुरुआत की कि लोग कहते हैं कि मेरे इतिहास के लिए होना चाहिए, मेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं, लेकिन भैया बोलने से कुछ नहीं, काम करके दिखाना पड़ेगा। हमने इतिहास को डिजिटल किया, आप भी तो कर सकते थे। बड़ी बड़ी भाषण देने से, लच्छेदार भाषण देने से कुछ नहीं होता, काम करके दिखाना चाहिए। और आप लोगों को बताऊं कि 22 या 25 मार्च के आसपास पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया था। 1 मार्च का प्रोग्राम था, 22 मार्च को लॉकडाउन।
आपके बेटे और भाइयों ने इसी जयपुर से जैसे तैसे करके पास बनाया, भरे लॉकडाउन में नई दिल्ली के लिए पास बनाया। नई दिल्ली में गए, अपनी समाज का एक संस्थान जनकपुरी के अंदर है महाराजा सूरजमल शिक्षास्थान, उनके वहाँ ऑडिटोरियम बुक करा करके लगातार 15 दिन तक स्मृति वर्चुअल व्याख्यान समारोह के नाम से प्रोग्राम किया। और जितने भी मेरे कौम के महापुरुष हैं, उन सारे महापुरुषों पे जो अच्छा बोल सकता है, अच्छा वक्तव्य दे सकता है, उन महापुरुषों को बुला करके और डिजिटल फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के माध्यम से और विभिन्न मेरे समाज के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म, सब लोगों ने वहाँ से डाउनलोड कर करके पूरे लोगों ने उनको भरे लॉकडाउन में देखा। 5-5, 10-10 लाख लोगों ने मेरे समाज के इतिहास को जानने का प्रयास किया। ये होती है काम करने की मादा। हम भी बड़े लॉकडाउन में घरों में बैठ सकते थे, ऐसो आराम कर सकते थे, नहीं, लेकिन हमारे दिल में पीड़ा थी कि मेरे समाज के इतिहास को सारी दुनिया घरों में बैठी है, उसको जानने का प्रयास करें। दूसरा सबसे बड़ी जो ताकत हमें महसूस हुई इस सामाजिक जीवन में इन प्रोग्रामों के माध्यम से, कि आप लोगों को पता है कि हायर एजुकेशन के लिए मेरे समाज के बहुत से नौजवान युवा देश विदेशों में जाते हैं। और मुझे तो बड़ा सरप्राइज हुआ जब 2020 में पता लगा कि 10-10, 20-20 लाख तो लोग एजेंट उनको वहाँ भेजने के लिए ले लेते हैं। हमें बड़ा पश्चाताप हुआ। मेरे पास एक रोहतक से फ़ोन आया, कलवानी जी के पास आया कि मैं मेरी बेटी को ऑस्ट्रेलिया में भेजना चाहता हूँ MBBS के लिए। हमने पूछा कितनी पढ़ाई, कितनी फीस मांग रहे? उन्होंने कहा कि 35 लाख रुपए मांग रहे। हमने हमारे किसी सोर्स से बात की, हमने हमारे साथी से संपर्क किया कि भाई ऐसे हमारी समाज की एक होनहार बिटिया है, वो ऑस्ट्रेलिया में MBBS करना चाहते हैं। अजय भाई, मुझे तो सरप्राइज हुआ और आज मुझे घमंड होता है कि जिस नेटवर्क को हमने तैयार किया, जो 35 लाख रुपए फीस मांग रहे थे, मात्र 17 लाख रुपए में उस बेटी का एडमिशन हुआ और 1 रुपया किसी ने कमीशन लिया। जो बाप एक बेटी को एडमिशन कराना चाहता था, उसकी 2 बेटियों को उसने MBBS की पढ़ाई कराई। ये होती है सामाजिक काम की सबसे बड़ी ताकत। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरी समाज का कोई भी नौजवान युवा पूरी देश और दुनिया में हायर एजुकेशन के लिए जाता है, मैं तो ये नहीं कह सकता उसके लिए वहाँ के एयरपोर्टों पर, रेलवे स्टेशन में कालीन बिछी मिलेगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो देश दुनिया में मेरे समाज के लोग रहते हैं, आज वो 62 देशों का कारवां विज्ञान भवन में आया। 12 जून 2022 को इसी राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर में दुनिया के 130 देशों के लोगों ने इकट्ठा करके ये विश्वास पैदा कर दिया कि जाट जब सामाजिक रूप से इकट्ठा होता है, राजनीतिक रूप से समाज को ताकत जब देने का प्रयास करता है, अपने गौरवशाली अतीत को सम्मान देने के लिए कोई काम करता है, आने वाली युवा पीढ़ियों के लिए कोई बुनियाद को मजबूत करने के लिए काम करता है, तो पूरी दुनिया का जाट आपके लिए पलक पाँवड़े बिछाए हुए बैठा है। और इसी 12 जून 2022 को 130 देशों के जाट इसी जयपुर में आए और पूरी देश और दुनिया को नाज नहीं घमंड हुआ कि मेरी समाज में एक ऐसा सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी देश और दुनिया के समाज के लिए काम करता है। और आज मैं कह सकता हूं कि किसी भी देश और दुनिया में आप चले जाना, 2-4 लोग आपको रिसीव करेंगे, घर का खाना खिलाएंगे। जब तक आपका किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता, तब तक आपके बेटे और भाइयों को अपना घर से, अपने माँ बाप की, अपने चाचा ताऊ की अनुभूति कराएंगे। इससे मैं नहीं मानता कि कोई बड़ा समाज में कोई काम होना चाहिए। और सामाजिक रूप से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आप लोगों ने देखा 12 जून को आपने उस कार्यक्रम को देखा, आप भी उस कार्यक्रम थे अजय भाई, पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। और जितने भी वक्ताएं आए, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, RLD, INLD, जितने भी तमाम राजनीतिक पार्टियां, सारे लोगों ने आकर के ऐसा सुनहरा वातावरण का तैयार किया। 36 कौम बिरादरियों को भी नाज हुआ कि मेरे समाज के लोग सामाजिक रूप से इकट्ठे हुए हैं, 36 कौम बिरादरियों का नेतृत्व करते हुए इकट्ठे हुए हैं। और उन लोगों को भी विश्वास पैदा हुआ कि हमारे लिए भी जाट समाज ने एक ऐसा सुनहरा काम किया है कि हम भी उससे प्रेरणा लेकर के जाट समाज को बड़ा भाई मान करके हम छोटे भाई की भूमिका निभा सकते हैं। इस रूप में लगातार जाट संसद एक सामाजिक गुलदस्ते का नायाब बनाने का काम कर रही है। और बहुत से लोग हिंदुस्तान में, हम जब भी पूरी दुनिया में हम जाते हैं, नीचे हमारे सोशल मीडिया पे कमेंट आते हैं कि जब हम बेंगलोर की फ़ोटो डालते हैं, आंध्र की, तमिलनाडु की, केरल की, गुजरात की, महाराष्ट्र की, तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ भी जाट होते हैं क्या, यहाँ कहाँ से जाट आ गया, आपने इतनी बड़ी संख्या में फ़ोटो डाली है। हमने उस भ्रम को ख़त्म करने के लिए, जो जयपुर, लखनऊ, दिल्ली और चंडीगढ़ में जो राजनीतिक पंडित बैठते हैं, वो कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया के राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और ले देकर के हिमाचल में 5 स्टेटों में जाट है। उस भ्रम को दूर करने के लिए हमने साउथ इंडिया की तरफ कूच किया। 18 सितंबर 2022 को कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु के सबसे बड़े टाउन हॉल को बुक किया। 4 महीने तक लगातार कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र के गांव गलियों में गए, प्रत्येक शहरों में गए
और समाज और कौम और बिरादरी के लोगों को निमंत्रण दिया और घोषणा करी कि एक दिन समाज के नाम। और आप लोगों ने देखा कि हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं, पूरी दुनिया के इतिहास में वो पहला ऐसा कार्यक्रम था साउथ इंडिया का, जो जितने लोग टाउन हॉल के अंदर थे उससे कहीं ज़्यादा लोग टाउन हॉल के बाहर खड़े थे। और जब दूसरे दिन अखबारों में खबरें छपी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के अखबारों में, कि नॉर्थ इंडिया में रहने वाली जाट बिरादरी का सम्मेलन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के टाउन हॉल में हुआ है, और यह भी पता चला है कि जितने लोग टाउन हॉल के अंदर थे उससे कहीं ज़्यादा लोग टाउन हॉल के बाहर थे। और एक नीचे लाइन और छपी कि आज ये भी पता चला है कि साउथ इंडिया के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टरों पे 2,500-3 हज़ार की संख्या में जाट समाज के लोग रहते हैं। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हिंदुस्तान का ऐसा कोई जिला हेडक्वार्टर नहीं है जहाँ मेरी समाज के लोग 2-2.5 हज़ार की संख्या में नहीं रहते हो। और जब भी जाट समाज को भविष्य में ज़रूरत महसूस होगी, जब भी कोई क्रांति होगी, जब भी कोई आगाज होगा, तो हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव, गली, चौराहे से एक आवाज़ निकलेगी। वो जाट समाज को ताकत देने के लिए निकलेगी, कौम के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए निकलेगी, अपने हक और अधिकार के लिए निकलेगी। उसी मिशन को लेकर के फिर से आप जिस उद्देश्य के, जिस निमंत्रण 19 मार्च की आप बात करें, 19 मार्च 2023 को पंचकुला, चंडीगढ़, हमने कोशिश करी थी कि चंडीगढ़ में कोई बड़ी जगह मिल जाए, लेकिन चंडीगढ़ में हमें ऐसी कोई जगह नहीं मिली जो समाज की शोभा बढ़ा सकती है, समाज के मान सम्मान को बढ़ा सकती है। पंचकुला, चंडीगढ़ और पंचकुला में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, मात्र एक रेलवे स्टेशन का फर्क है। इधर रेलवे स्टेशन के उस तरफ पंचकुला है, इधर चंडीगढ़ है। पंचकुला के अंदर इंद्रधनुष ऑडिटोरियम को हमने बुक किया। पूरी दुनिया के लोग, हमने तो पहले राष्ट्रीय अधिवेशन लिखा था, लेकिन जब इसका प्रचार प्रसार हुआ तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी के लोगों के भी फ़ोन आए कि पलसाने जी आप स्टेट का प्रोग्राम करो, चाहे नेशनल करो, चाहे इंटरनेशनल करो, हम तो आपके हर प्रोग्राम में आएंगे। हमें अच्छा लगता है कि समाज के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए ऐसा कोई नायाब गुलदस्ता सज रहा है, समाज के लिए कोई ऐसा सुनहरा प्लेटफॉर्म बना है, तो सारे लोग, पूरी दुनिया के लोग, और हमने तो हिंदुस्तान का ऐसा कोई जिला नहीं छोड़ा जिसमें इस प्रोग्राम की तैयारियों के लेकर संवाद बैठकों का आयोजन नहीं किया। वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, सब जगह हमने संवाद बैठकें करी। अब लगातार पूरे देश और दुनिया के समाज में बड़ा उत्साह है, उमंग है, और सारे लोग पंचकुला 19 मार्च को पधार रहे हैं। और हमें भी गर्व होगा कि हमारी समाज के लेकर इस नायाब गुलदस्ता को सजाने का एक माध्यम के रूप में हम काम कर रहे हैं। और फिर से समाज और बिरादरी फिर से चार चांद लगेंगे, समाज का डंडा और झंडा मजबूत होगा। पूरी देश और दुनिया में जिस सभ्यता संस्कृति के लिए जाट समाज जाना जाता था, 19 मार्च को जब ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा, 20 मार्च को पूरी देश और दुनिया के अखबारों में खबरें छपेगी, तो फिर से पूरी देश और दुनिया में 36 को मेरे बिरादरियों में एक विश्वास पैदा होगा कि जाट समाज सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्षम समाज है, हम सब लोगों के सुख और दुख की बात करता है और अपने भविष्य की बुनियाद को मजबूत करने के लिए काम करता है। इस रूप में लगातार इंटरनेशनल जाट पाले अपने सामाजिक सरोकारों को करते हुए, राजनीतिक रूप से समाज को मजबूती प्रदान करते हुए समाज के लिए ऐतिहासिक काम कर रहा है। और हम दिन रात मेहनत करते हुए समाज को इस नायाब बनाने के लिए, समाज के गुलदस्ते को खूबसूरत बनाने के लिए काम करते रहेंगे। बिल्कुल, आपने बड़े विस्तार से आपने बताया कि कब से आपने काम शुरू किया और किस स्तर पे आपने काम को लेके गए। और इसी पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इन्होंने जब आप शुरुआत की बड़े प्रोग्रामों की, समाज के बड़े दिग्गजों को एक मंच पे लाने की, और आपके मन में ये टीस थी कि हमारे जो महापुरुष हुए हैं उनके इतिहास को आज की जो नौजवान पीढ़ी है वो समझे, वो देखे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इतिहास लुप्त होता जा रहा है, किताबों से भी लुप्त होता जा रहा है और गांव के चौपालों से भी विलुप्त होता जा रहा है। उसको आप डॉक्यूमेंट्री के रूप में आप लेके आ रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है तो वहाँ से लोग उनको जानें। किन चुनौतियों का सामना सबसे ज़्यादा आपको करना पड़ा, क्योंकि आप दो भाइयों की जो जुगलबंदी है उसके चर्चे पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में और इंटरनेशनल तक हैं, तो ये जुगलबंदी को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, मेरा सबसे ये जानने की इच्छुक हूँ मैं भी, क्योंकि कई दिनों से चल रहा है कि दोनों भाई, कई भी अपन परिवार में देखते हैं तो फूट हो जाती है। आप इतने लंबे समय से दोनों भाई जुड़े हुए हैं, दोनों अलग अलग जगह से आते हैं, जयपुर, नागौर से, तो ये जुगलबंदी कैसे काम कर रही है और किन चुनौतियों का सामना करते हुए ये प्रोग्राम? देखिए, चुनौतियाँ तो जब सामाजिक कार्यक्रम करते हैं जी, तो चुनौती तो रहती है जी, और चुनौती के साथ साथ में मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपकी नीयत साफ है और आपको नेतृत्व क्षमता समाज को अगर ईमानदारी से दिखाना है तो समाज आपके साथ जुड़ता है, और जब समाज साथ जुड़ता है
तो चुनौतियां फिर ख़त्म हो जाती है और एक शानदार संगम स्थापित होता है। वही इसी तरीके का है कि भाई समाज के अंदर एकजुटता हो, सामाजिक भाईचारे की ताने बाने की नींव मजबूत हो, समाज के इतिहास को युवा पीढ़ी के बीच लेके जाना, क्योंकि आज हमारे समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इतिहास को पढ़ने की है। क्योंकि क्या होता है कि हमारे समाज का इतिहास है, उसके बारे में कहीं पर भी अपन बैठते हैं तो एक टैगलाइन चलती है कि जाटों का इतिहास लिखा नहीं गया। तो उस बात को मैं उनकी बातों से सहमत भी हूँ कि नहीं लिखा गया जितना लिखना, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने हमेशा कभी बंद कमरों में इतिहास को लिखने का काम नहीं किया। उन्होंने युद्ध के मैदान में तलवारों की नोक से इतिहास को बनाया है। तो उस इतिहास को बनाया और आज की तारीख तक नहीं लिखा गया, तो आज तो हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। बिल्कुल। सवाल उठाने से क्या होगा, कलम उठाओ, लिखो। तो हमने भी देखा कि यार इस इतिहास को अगर अपन एक बुक में लिखेंगे, इतिहासकार को सम्मान मिलता है बुक से, मैं उनका रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अब ज़माना बदल गया। बिल्कुल। एक बुक लिखोगे, एक व्यक्ति को दोगे, वो वहीं रह जाएगी। और अगर आपने इसको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब सहित अनेक प्लेटफार्म है सोशल मीडिया के, उन प्लेटफार्म पर आपने डाल दिया और कभी भी उस महापुरुष का नाम सर्च करेंगे तुरंत उसकी हिस्ट्री मिलेगी, कहीं पर भी मिल सकती है। बुक्स को आप घर पे भूल जाओगे। मोबाइल आजकल हमेशा हर व्यक्ति के पास रहता है। तो हमने यूँ सोचा कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, टेलीफिल्म, शॉर्ट फिल्म के माध्यम से हम प्रयास करें और उसी को एक माध्यम बनाते हुए हमने एक शुरुआत की। और कथनी और करनी में लोगों के बहुत फर्क होता है। लोग कहते हैं, घोषणा कर देते हैं। हमने महाराजा सूरजमल की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी तो बहुत से लोगों ने घोषणा करी और भी लोगों ने करी। हमें उनसे कोई तकलीफ नहीं है, हम तो उनको भी अच्छा मानते हैं कि यार बनानी चाहिए। महाराजा सूरजमल एक नहीं 10 बननी चाहिए। हम तो चाहते हैं बॉलीवुड फिल्म भी बनाए, बिल्कुल होना तो ये चाहिए। लेकिन उसके बाद के अंदर अभी तक काम अधूरा पड़ा है। एक डॉक्यूमेंट्री बन गई, उसके बाद अब हमारा काम अगला महापुरुष को सम्मान देने के लिए चौधरी छोटू राम जी के इतिहास को करेंगे। राजा महेंद्र प्रताप का इतिहास है, राजा नाहर सिंह का इतिहास है, महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास है, तोमिरस दैया से लेके यशोधर्मन, हर्षवर्धन, दिल्ली को बसाने वाले लोग कौन थे? जाटी तो थे दिल्ली को बसाने वाले लोग, अनंतपाल तोमर। उसकी हिस्ट्री कहाँ है? अपने समाज के बीच तो केवल 2-4 राजाओं के नाम चल के यहाँ तक नहीं है, जाटों ने तो सदियों से शासन किया है। उस हिस्ट्री तक को समाज के बीच लाने का माध्यम है। लेकिन उससे पहले जिन लोगों की आइडेंटिफाई है, हमारे समाज के लोगों की स्वीकार्यता, उन महापुरुषों के पर एक बार बनाए। उसके बाद धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी जितने भी हमारी कौम का गौरवशाली जाट इतिहास है उसके ऊपर एक शानदार तरीके से पॉजिटिव रूप के अंदर एक संकलन करके हम इतिहास को डिजिटल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ में समाज को जोड़ने का काम है। लोगों में एक टैगलाइन चलती है कि जाट कभी संगठित नहीं हो सकते, एकजुट नहीं हो सकते। तो उनको संगठित करने का एक प्रयास कर रहे हैं कि हमारी कौम को संगठित करें, एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए हाथ खींचे। कलवाणी आगे बढ़ रहा है तो पलसानियाँ टांग नहीं खींचे, पलसानियाँ और कलवाणी आगे बढ़ रहे हैं, तीसरा टांग खींचने लग जाता। इससे भला नहीं होने वाला। आप स्वच्छ पारदर्शिता के साथ में बनो, दौड़ के रेसर बनो, कौन आगे निकलता वो तक तो ठीक रहता है। लेकिन किसी के साथ षड्यंत्र करके, किसी को नीचा दिखा के, किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा, उससे समाज को दो फाड़ नजर आता है। इसलिए हमेशा एक आदमी को पॉजिटिव थॉट के साथ काम करना चाहिए। और हमारा एक ही मिशन है कि हमारे समाज को जोड़ना है, संगठित करना है। लोग बुलाते हैं, 5 गांव के लोग नहीं आते, आपने देखा है। लेकिन आपके बेटे भाई, आपके साथियों ने पूरी दुनिया को निमंत्रण भेजा तो सारे के सारे लोग आए। एक तो होता हवाबाजी में और एक होता ओरिजिनलिटी में। यहाँ आपने कह रहे हैं तो मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कई लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि पलवानियाँ कलसानियाँ, जो पलसानियाँ कलसानियाँ हैं, कलवानियाँ, ये लोग इंटरनेशनल जाट संसद बुला रहे हैं और इंटरनेट जो विदेश से लोगों को बुला रहे हैं। ये तो टिकट है बुक करवा करवा के लोगों को बुला रहे हैं और यहाँ दिखा रहे हैं कि नौजवान हैं, राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, टिकट के जुगाड़ में लगे हुए हैं, तो लोगों को बाहर से बुला रहे हैं। देखिए, टिकट किसी की, देखो क्यों उन ईमानदार व्यक्तियों को बदनाम करें। आज तक ना तो कलवानिया और पलसानिया ने किसी की टिकट कराई, ना हमारी कराई। हम तो चाहते हैं कि समाज संगठित, और समाज को अगर ईमानदारी से बुलाओगे तो वो लोग आने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमने उनको भेजा निमंत्रण और वो लोग आए। इतने लोगों ने उनको टेलीफोन करके, कई लोग पूछते हैं कि आपने इनको क्या कर दिया, आपने इनको क्या दे दिया, क्या ले लिया। तो वो लोग भी कहते हैं यार कितनी समाज के अंदर नेगेटिविटी फैलती है। हमने तो आज तक ऐसा कभी सोचा नहीं, ना हमने कभी कल्पना की। और देने और लेने की जरूरत कहाँ है? समाज तो यहीं बैठा है, करना होगा तो यहीं से कर लो ना जो करना है। तो वो एक सिंबॉलिक ताकत मिलती है। हमारा बाहर से बुलाने का केवल ये उद्देश्य नहीं, उसके साथ जो विदेश के लोग हैं वो वहाँ जाके व्यापार करते हैं और उनकी अलग दुनिया बन जाती है। फिर उनमें रिश्ते अलग होने लग जाते हैं।
बहुत से समाज के अंदर होते हैं जो समाज जाटों की में बातें वहां तक पहुंच बहन बेटियों के रिश्ते अलग समाज में होने लग जाते हैं, तो उससे क्या है कि एक नेगेटिविटी फैलती है और समाज टूट जाता है। इसलिए हम उनको यहाँ से जोड़ते हैं ताकि वो समाज से जुड़े रहें। जुड़े रहे तो वो अपनी जड़ों से एक तो जुड़े रहेंगे, और फिर उनको रिश्ते नाते करने में भी समाज के अंदर अच्छे लोग मिले, अच्छे लोगों का मेल मुलाकात हो, वो अपने पुरखों से जुड़े रहें, उनकी ये अपनी मातृभूमि है इससे जुड़े रहें, अपने कौम से जुड़े रहें। क्योंकि बिजनेस में जाने के बाद वहाँ कोई बिरादरी का काम नहीं चलता। कोई भी व्यापार करता है तो ये देख के नहीं करता कि मैं जाट के लिए कर रहा हूँ या सब के लिए कर रहा हूँ, तो ये काम रहता है। इसके साथ साथ में जो लोग बाहर से आता है उसके यहाँ संपर्क होते हैं। 5 लोगों को वो यहाँ से अगर हम उनको मोटिवेट करें तो 5 लोगों को लेके भी जाता है बाहर। तो अपने समाज के बहुत से जो एनआरआईज हैं वो आते हैं, उनसे लोग मिलते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, तो उनको बाहर लेके जाते। अगर 5 व्यक्ति भी अगर जाट परिवार के और बाहर जाते हैं तो एक विभूति फैलती है। चौधरी छोटूराम ने कहा था अपने घर से बाहर निकलो, जब बाहर निकलोगे आगे बढ़ोगे। वर्ल्ड वार के अंदर लोग गए तो उन्होंने पूरी दुनिया को देखा, वहाँ से वापस आए तो उन्होंने यहाँ बदलाव की भूमिका की नींव रखी। तो इस तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं, तो वो लोग आगे एक सिंबॉलिक ताकत देते हैं कि मैं गया बाहर, संघर्ष किया, वापस आया और आज सक्षम व्यक्ति के रूप में आप लोगों के बीच खड़ा हूँ। तो उससे समाज को प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हमारा समाज का युवा आज की तारीख के अंदर नशे की प्रवृत्ति की तरफ जा रहा है, भटकाव के मुद्दे पर है, गैंगस्टर और अपराधी प्रवृत्ति के लोग उनको आइडल मानने लग गया। इसके बजाय हमारे आइडल चौधरी छोटूराम, महाराजा रणजीत सिंह, राजा नाहर सिंह, ऐसे लोग होने चाहिए। तो हमारी यही थॉट है, इसी थॉट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी मुद्दे के ऊपर लोग पूरी दुनिया का जाट संगठित हो रहा है। बिल्कुल 19 मार्च को आप ये जो प्रोग्राम करा रहे हैं राष्ट्रीय जाट अधिवेशन, इसमें कौन कौन लोग जो प्रमुखता से आप किन को इनवाइट कर रहे हैं? क्या आपका तरीका रहता है कि आप किन लोगों को प्रमुखता से बुलाएं, या फिर आप सभी को जो जाट समाज में जो अपना वर्चस्व रखते हैं, जो बड़े लोग हैं जिन्होंने कुछ काम किया, अच्छा काम किया, उनको सबको इन्विटेशन देते हैं? देखिए, राजनेताओं को तो हम सबको इनविटेशन भेजते हैं। हमारी तरफ से किसी को इनविटेशन भेजने में हम कोताही नहीं बरतते। ईमेल के माध्यम से भी भेजेंगे, कलवाणी और पलसाणी व्यक्तिगत रूप से जाके जहाँ जिले अवेलेबल हो सके वहाँ पर हम जाके भी देते हैं। हमारी टीम भी बनी हुई है, और भी हमारे लोग जिले लेवल पे, स्टेट लेवल पे हमारे भाई लोग हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा साथ देते हैं, उनके मार्फत भी हम भेजते हैं। और लगभग लोग टेलीफोन के माध्यम से भी, आजकल डिजिटल ज़माना है, इसके माध्यम से भाई कलवाणी या पलसाणी विदेश जाके तो किसी को आमंत्रित करते नहीं है, वो इसी का माध्यम होता है ना, ऑनलाइन ज़माना है, तो उसके माध्यम से भी आते हैं। और जो व्यक्ति लगे कि ये समाज की दशा और दिशा तय करने वाले व्यक्ति, तो उसको भी बुलाते, क्यों नहीं बुलाएंगे? हमारे समाज के लोग हैं तो उनको तो आमंत्रित करना है। और गैर राजनीतिक रूप से आमंत्रित करते हैं तो उसमें पार्टीबाजी या वो तो रहता ही नहीं है भाई, जब आपका उद्देश्य कोई हो। और दूसरी चीज़, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर एक टैगलाइन बना रखी है हमने कि यहाँ पर 2 चीज़ आपको फॉलो करनी है। एक तो दूसरी बिरादरी के ऊपर कोई क्रिटिसाइज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, और एक किसी भी राजनीतिक पार्टी के झंडे और डंडे की तरफदारी नहीं होनी चाहिए, यानी तारीफ नहीं होनी चाहिए। और इन्हीं मुद्दों को लेकर हमने महाराजा सूरजमल की डॉक्यूमेंट्री का कार्यक्रम किया, तो वो सक्सेस हुआ। विज्ञान भवन का कार्यक्रम 1 मार्च का था, पूरी दुनिया ने देखा, आज भी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होते हैं, वो भी इसी पे सक्सेस हुआ। जयपुर का कार्यक्रम था, वो भी इसी थीम पे सक्सेस। बेंगलोर का कार्यक्रम। हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि समाज को आगे किस तरीके से बढ़ाएं। एक तो संगठन मजबूत करो, संगठित हो, एक दूसरे की टांग खींचना बंद करो, और तुम्हें अच्छा लगे वो तुम करो, हमें अच्छा लगे हम करेंगे। और तीसरी चीज़, जितना भी हो सके आप अपने समाज को संगठित करने के साथ इतिहास को युवा पीढ़ी के बीच लेके जाओ। इस कार्यक्रम की थीम भी यही है। ये कार्यक्रम केवल कोई एक कार्यक्रम नहीं है, इसके माध्यम से भी हम चौधरी छोटूराम के महानतम जीवन को जानेंगे, क्योंकि उनका कितना बड़ा संघर्ष रहा, उन्होंने कहाँ जन्म लिया, संघर्ष के दौर से बचपन में संघर्ष उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाई में भी सेठ साजूराम जी का सहयोग लिया, उसके बाद उन्होंने पार्टी के अंदर गए, पार्टी से निष्कासित हुए, खुद की पार्टी बनाई, खुद की पार्टी के बाद विचारधारा डेवलप की, और पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया। तो आज समाज आगे बढ़ रहा है। तो उनकी संघर्ष की गाथा को हम युवा पीढ़ी के बीच लेके जाना चाह रहे हैं। इसी उद्देश्य, इसी थीम पे ये कार्यक्रम है। बिल्कुल होना भी यही चाहिए, वरना होता है कि आजकल जितने भी तमाम संगठन हैं अलग अलग जातियों में हैं, जब वो होते हैं उससे पहले कई मुद्दे एजेंडे लोगों के सामने रखे जाते हैं, और जब वो मंच सजता है, लोग आ जाते हैं, तो वो भटकाव की ओर चला जाता है। और फिर वो जिस उद्देश्य के साथ वो संगठन ये जो सभाएं करते हैं या अधिवेशन करते हैं, वो सफलता की ओर नहीं होता है। आपका उद्देश्य है कि आप इतिहास को नौजवान पीढ़ी के सामने लाएं। अभी अगर हम बात करें तो 2023 और 24 में, क्योंकि आप राजस्थान से आते हैं दोनों, राजस्थान में 23 और 24 में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने हैं, और हर समाज ये चाहता है कि हमारा राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व भी आगे मजबूत हो, बढ़े वो। और आप जब
अपने मंच पे, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के मंच पे तमाम पार्टियों के लोगों को, नेताओं को बुलाते हैं। तो राजस्थान में जाट समाज अपने आप को सदैव ठगा सा महसूस करता है, क्योंकि वो प्रतिनिधित्व है उस तादाद में होते हुए उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं कि ये प्रतिनिधित्व आपको समाज को मिले, तो इसको लेकर आपकी क्या रणनीति रहती है, कैसे आप उन लोगों से? देखिए, रणनीति क्या, हमारे तो दिल की इच्छा है कि समाज का मुख्यमंत्री बने, क्योंकि हमारे पुरख है ये सपना देखते देखते चले गए। आज 70 साल 75 साल देश को आज़ाद हो गए, बहुत सी पीढ़ियां चली गई इस दुनिया को छोड़ के। उनका सपना था कि एक बार राजस्थान में जाट सीएम बनना चाहिए। हम दोनों के दिल में भी वही है जो आपके दिल में है, आपके भी दिल में। आप भी किसान के बेटे, तो आप मीडिया के क्षेत्र में होते हुए भी अगर मीडिया का क्षेत्र छोड़ के अगर जाट के दिल पे बात करोगे तो आपके दिल में भी यही चीज़ है। क्योंकि समाज का व्यक्ति होता है वो समाज की बात करेगा। मंत्री संतरियों के पास कोई सामान नहीं है, ये तो गाड़ी घुमाने का, किलोमीटर निकालने का फॉर्मूला है। असली मजा अगर कहीं है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी में है, सत्ता के शिखर पे पहुंचने में है। और सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद ही इस कौम का भला हो सकता है। बहुत से समाज के लोग रहे, आज जिस समाज के मुख्यमंत्री हैं वो समाज कहाँ कितनी प्रोग्रेस कर गया। और जाट समाज आज पिछड़ा हुआ समाज है, तो उसमें यही कारण है क्योंकि लीडरशिप डेवलप नहीं हुई। और इसमें भी मैं तो दूसरों को दोष नहीं दूंगा, मैं तो अपने ही लोगों को दोष देता हूँ। और एक दूसरे की टांग खींचने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे की खुद की राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ भी कर गुजरने के चक्कर में लोग खराब हो जाते हैं। और इसी कारण से होता है, जबकि कोई भी नेता हो, चाहे किसी भी दल का हो, मैं तो ये कहूँ बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी, किसी भी दल का व्यक्ति हो, बसपा, इनेलो, आईएनएलडी, हर व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। जिसको लगे कि हाँ ये व्यक्ति समाज के लिए कुछ कर सकता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। अभी देखें तो राजस्थान में दो प्रमुख पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, और दोनों में आप देख रहे हैं कि जाट मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तो सामने नहीं आया है, लेकिन दोनों पार्टियों के अध्यक्ष हैं वो जाट हैं। एक तरफ आरएलपी जो एक विकल्प के तौर पर तीसरा मोर्चा बनाया है, जो 3 विधायकों के साथ एक सांसद हैं उनके, वो भी चाह रहे हैं कि जाट का बेटा, किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने। तो आप क्या चाहते हैं कि तीनों में कौन अब की बार मुख्यमंत्री के लिए अपनी दावेदारी कर सकता है, क्योंकि मौका अब की बार है और ऐसा संयोग शायद ही आगे दोबारा बने? देखिए, हमारी शुभकामना सतीश पूनिया जी के साथ भी है, हमारी शुभकामना डोटासरा जी के साथ भी है। हम तो मांग करते हैं दोनों से भी कि मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव लड़ो। डोटासरा जी का सत्ताधारी दल है, तो अशोक गहलोत को हटा के अगर चुनाव में अगर कांग्रेस बनाना चाहती है सच में, तो पहले अभी शपथ करो। और डोटासरा जी की पूरा जाट समाज कांग्रेस के साथ पलक पावड़े बिछा के खुले में समर्थन दे देगा। और बीजेपी के अंदर है तो सतीश पूनिया जी को डिक्लेयर कर दो, बीजेपी के साथ कर देंगे। और दोनों को नहीं करे तो बेनीवाल जी अपने समाज के हैं ही, उसमें दिक्कत कहाँ है। उनकी एक बात की तो हिम्मत की दाद बेनीवाल जी को देनी ही पड़ेगी कि भाई खुद का व्यक्तित्व खड़ा करके, खुद ने संघर्ष करके, विषम परिस्थितियों में संघर्ष करके, तमाम षड्यंत्रों को झेलते हुए उस व्यक्ति ने आगे बढ़ा है। तो कुछ तो वजूद है ही, और वजूद है तभी आज 3 विधायक और सांसद है। वरना बहुत से लोग तो पार्टियां उधार लेके आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने खुद की विचारधारा डेवलप की और हवा के विपरीत उन्होंने काम करके एक संघर्ष तो उन्होंने दिखाया। तो हमारी दिल इच्छा है कि संघर्ष करने वाले व्यक्ति का हमेशा सम्मान होना चाहिए, उसकी टांग खिंचाई नहीं होनी चाहिए। तो अगर नहीं करे दोनों पार्टियां, क्योंकि मजबूत पार्टियां हैं और उनमें अगर पहल नहीं होती है तो इनका विरोध नहीं करना चाहिए, इनका साथ इनका भी देना चाहिए, क्योंकि एजेंडा तो सबका बराबर है। और जाट का बेटा अगर पार्टी बना के चल रहा है तो नेचुरली जाट तो साथ है भी। अभी आपने चुनाव देखे हमारा समाज कहाँ था, किधर वोट गए, आपने चाहे कोई सी चुनाव उठा के देख लो। इसलिए चुनाव में अगर देखें तो इन्होंने अपना अगर घोषित नहीं करेंगे, मैं तो ये कहता हूं कि राजनीतिक दल अगर बीजेपी और कांग्रेस अगर घोषित मुख्यमंत्री नहीं करेंगे तो उनको नुकसान होगा। जाटों के पास विकल्प है भाई, जब उधार की पार्टियों के लोगों को हम वोट दे सकते हैं तो ये तो हमारे समाज के बेटे की पार्टी क्यों नहीं देंगे? लोग देंगे और देते भी हैं, देते तभी तो वोट आते हैं, सांसद बने, विधायक बने। दूसरी पार्टियों में भाई एसी की सीट है, मेड़ता जाट बहुल सीट है, वहाँ क्यों जीते? इसीलिए जीते कि हमारे समाज की भावना इस पार्टी में। भोपालगढ़ में क्या हुआ, भोपालगढ़ के अंदर भी जीते, कई जगह सेकंड रहे। इसलिए कई लोग होते हैं जो उनकी भी बुराई करते हैं, टांग खींचने का काम करते हैं, लेकिन जिस दिन से उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर खुद का डंडा और झंडा बना के वजूद किया, हम भी उनके संघर्ष को ये देखते हैं कि भाई बंदा संघर्ष कर रहा है और संघर्ष करता है, उसकी जीत भी होती है, हो भी रही है। अभी आप मोदी जी से आप मिलके आए थे दोनों भाई, और तब राजस्थान की गलियारों में, क्योंकि हम राजस्थान में जब घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो ये जरूर चर्चाएं थी कि आप 60 गांठ करके
अब की बार मोदी जी से मिलाए हैं, राज्यपाल साहब को आप साथ ले गए हैं, और आने वाले 23 और चुनाव में 24 के चुनाव हैं, क्योंकि 24 में तो खुद सांसदों की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को रहेगी और 23 में सरकार बनाने के लिए, राज्य सरकार बनाने के लिए ज़रूरत रहेगी। तो दोनों ने सांठगांठ करके अब की बार मोदी से जाटों का सौदा कराए हैं। क्या क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, साठगांठ तो करके और जो बाइडेन से भी मिल लो जाके, किसने रोक रखा है? अगर साठगांठ से देश का प्रधानमंत्री मिलता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री मिलते हो, और अमेरिका का राष्ट्रपति, जर्मनी का राष्ट्रपति साठगांठ से मिलते हो, तो किसी ने बंद कर रखा है क्या? जाके वो भी मिल लो। कोई नहीं करता। अगर किसी अच्छा समाज में काम करता है, समाज में अगर कोई आप काम करोगे बेबुनियाद तरीके से, समाज के एक पारदर्शी सोच के साथ में, तो पूरी दुनिया सलाम करती है। और देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 15 सालों से जो हमने एक सामाजिक मुहिम पैदा कर रखी है, एक विचारधारा पैदा करी है समाज के इतिहास को लेकर के, समाज की सभ्यता संस्कृति को लेकर, युवाओं के भविष्य की बुनियाद को मजबूत करने के लिए, तो उन्होंने बुला करके हमें अप्रिशिएट किया। और देश के मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँ कि वो आप अपने तरीके से बताएं कि क्या था मामला, कि आपको प्रधानमंत्री की तरफ से, पीएमओ हाउस की तरफ से कोई इनविटेशन आया था, या आपने अप्रोच लगाई थी वहाँ पहुँचने के लिए? क्या हुआ था वो सारा? देखिए, मिलना तो देश के प्रधानमंत्री से हर कोई चाहता है। दिन में पता नहीं हजारों, 1-1, 2-2 लाख मेल करते होंगे, रोज निमंत्रण देते। एमएलए एमपी 543 या 45 तो सांसद बने हुए हैं। वो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं देश के प्रधानमंत्री से मिलूं। लेकिन हमें तो पता है कि राजस्थान के अंदर 25 सांसद ने, आप खुद उठा करके देख लो कितने बार देश के प्रधानमंत्री से मिले। बात वो नहीं है। बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने बुला करके उन्होंने हमें सम्मान किया, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आप समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हो। तो हमें भी खुशी हुई कि देश के प्रधानमंत्री हमें रिगार्ड दिया। और सामाजिक रूप से कोई भी व्यक्ति अगर इस पहल को करता है तो उसको शहर से स्वीकार करना चाहिए। और हम तो जब गए तो समाज की, सामाजिक, राजनीतिक हर चीज़ के, हर पहलू के ऊपर उनसे चर्चा करी। हमसे उनसे निवेदन किया कि देश की नई संसद तैयार हो, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर अगर किसी एक भी व्यक्ति की आप मूर्ति लगाते हो उसमें, तो सबसे पहली मूर्ति अगर राजा महाराजाओं की लगाते हो, सबसे पहले मूर्ति महाराजा सूरजमल की लगनी चाहिए। अगर किसी किसान नेता की अगर आप यहाँ मूर्ति लगाते हो, तो सबसे पहली किसान नेता की मूर्ति दीनबंधु रहबर आजम चौधरी सर छोटूराम की होनी चाहिए। अगर किसी प्रधानमंत्री की अगर आपको मूर्ति लगाते हो यहाँ पे, तो चौधरी चरण सिंह जी की भी मूर्ति लगनी चाहिए। तमाम जितने भी मेरे समाज के जो 36 कौम का नेतृत्व करते, जिन महापुरुषों ने पूरे देश और दुनिया में जाट समाज और 36 कौम का नाम रोशन किया, उन तमाम महापुरुषों को सम्मान देने के लिए हमने उनसे निवेदन किया है। और हमने कहा कि दीनबंधु रहबर आजम चौधरी सर छोटूराम, चौधरी चरण सिंह, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, महाराजा सूरजमल, महारानी किशोरी देवी, ताऊ देवीलाल, शहीद आजम भगत सिंह, जितने भी जाट समाज के महापुरुष, उन महापुरुषों के इतिहास को सीबीएसई और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रमों में शामिल करना चाहिए। उनके इतिहास को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी पाठ्य पुस्तकें होती है, जितने भी साहित्य पब्लिश होता है, उनमें भी हमारे समाज के महापुरुषों को जगह मिलनी चाहिए। और उन्होंने शहर से स्वीकार किया है। और हरियाणा में जितने भी जो जाट आरक्षण के दौरान जो मुकदमे लगे हैं, हमने उनसे भी निवेदन किया है कि आपने महाराष्ट्र में मराठों के आंदोलन के जो मुकदमे थे वो वापस ले लिए, गुजरात में पटेल समाज के जो आरक्षण के मुद्दे वापस ले लिए। तो हमने भी निवेदन किया है कि आप देश के मालिक हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो जाट समाज के जिन भी नौजवान युवाओं के, कि ये कोई व्यक्ति विशेष का आंदोलन थी, समाज का आंदोलन था, अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन था, और किसी के मुकदमे लगे तो वो भी आपको वापस लेने चाहिए, जिस तरीके से आपने महाराष्ट्र में किया और गुजरात में किया। ये निवेदन किया है। जाट पाठ्यक्रमों को, जाट समाज के इतिहास को शामिल करने का निवेदन किया है। और उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया कि आप पिछले 10-12 साल से अच्छा काम कर रहे हैं। और देखिए, जोड़ तोड़ की तो बात नहीं, समाज का कोई भी व्यक्ति अगर हमें बुलाएगा और कोई भी देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से अगर हमें मिलना होगा समाज का हक और अधिकार के लिए, समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए, तो पलसान और कलवानियाँ रात के 12 बजे भी उठ के उस व्यक्ति से मिलने के लिए चल पड़ेंगे। लेकिन हमारी समाज को फ़ायदा होना चाहिए, हमारे समाज की सभ्यता संस्कृति को सलाम करना चाहिए। और आप लोगों ने देखा कि बहुत से लोग प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, लेकिन किसी एक जाट के बेटा ने महाराजा सूरजमल सर छोटूराम और ताऊ देवीलाल की फ़ोटो गिफ्ट नहीं करते। आपके बेटों ने महाराजा सूरजमल की मूर्ति तस्वीर बना करके लेकर के गए, वो गिफ्ट किया और उनसे निवेदन किया कि इस तस्वीर को इसी पीएम हाउस में लगाना। आप अगर कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री भी अगर कल हमें समाज के लिए बुलाएगा और हमारे समाज को कोई पॉजिटिव विचार मिलेगा तो हम उसके पास भी जाएंगे, उसमें हमें कतई एतराज़ नहीं, लेकिन समाज को फ़ायदा होना चाहिए। बिल्कुल। अब आप 19 तारीख को हैं जो सर छोटूराम की नई डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे हैं, इसके बाद आप चाह रहे हैं कि जो महापुरुष में हैं उनके बारे में आप और करें, लेकिन इसके साथ 23 और 24 में जो इलेक्शन है
जो मैंने इनसे सवाल किया, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप राजस्थान को किस तरीके से देखते हैं, जो जाट समाज बहुतायत में है, जो अपना एक वजूद रखता है, राजनीतिक रूप से भी मजबूत है, लेकिन वो नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है। तो राजनीतिक रूप से वो मजबूत हों, इसके लिए आप कैसे प्रयास कर रहे हैं? पार्टियों में अपने अलग अलग जो लोग हैं जाट समाज के, उनको एक मंच पे ला रहे हैं, लेकिन मजबूती समाज को मिले राजनीतिक रूप से, उसके लिए कैसे प्रयास कर रहे हैं? देखिए, समाज दो चीज़ों से पहली मजबूत, एक तो सामाजिक भाईचारा और सामाजिक बुनियाद उसकी मजबूत हो। हमें तो बड़ा सरप्राइज होता है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, सारी कौमें जाट के झंडे और झंडे के नीचे अपने आप को महफूज समझती थी। आज़ादी के 75 साल होते होते वो सारे लोग जाट से नाराज़ होने लगे, जाट को एक तरफा कर दिया। हम लोगों को और हम सब लोगों की जिम्मेदारियां, ड्यूटियां बनने है कि हमें अपने आप के इतिहास में आकलन करना चाहिए कि हम लोगों ने ऐसा क्या कर दिया कि वो लोग हमसे दूर हो गए, और जिन लोगों से वो आज़ादी के टाइम नफरत करते थे आज उनको अपना बड़ा भाई समझते हैं, और जो जाट को भाई समझते थे वो जाट से दूर हो गए। हम लोगों को अपने आप की कर्तव्य पे, अपने कार्य प्रणाली पे, अपने विचार के ऊपर चिंतन और मनन करना चाहिए, और फिर से हमें ऐसा एक सामाजिक कार्य करना चाहिए कि बाकी की 36 कौम भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करे। जब जाट सामाजिक रूप से मजबूत होगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसे राजनीतिक रूप से भी मजबूती मिलेगी। और राजनीतिक रूप से पलसानिया और कलवानिया का तो हमेशा से प्रयास रहा है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री जाट होना चाहिए। जो लोग किसान का बेटा मुख्यमंत्री होना चाहिए, हम उन बातों में नहीं आते। हम तो सीधी बात करते हैं कि किसान नहीं, जाट का बेटा मुख्यमंत्री होना चाहिए, चाहे वो बीजेपी बनाए, कांग्रेस बनाए या आरएलपी बनाए। तीनों पार्टियों को स्वागत। और मैं तो तमाम राजस्थान और हिंदुस्तान की जाट सरदारी से निवेदन करता हूं कि जब भी आपको ये लगे कि ये व्यक्ति इस पार्टी में मुख्यमंत्री बन सकता है, जाट का बेटा, तो आंख बंद करके उसकी मतपेटी को फुल कर देना, तन मन और धन से उसको सपोर्ट करना, बेशर्त वो जाट का बेटा होना चाहिए और राजस्थान प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, बहुत से लोग सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से समाज के बीच में, 36 कौम के बीच में जाते हैं। मेरा सभी लोगों से निवेदन है, जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाओ तो ऐसे भाषण का, ऐसी चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए बाकी की 35 कौम को ठेस पहुँचे। ऐसे विचार रखने चाहिए, ऐसे सामाजिक सौहार्द अपने मन से, अपने भाषण से उद्गार पैदा करने चाहिए कि 36 कौम का भाईचारा मजबूत हो। बहुत से लोग देखा कि सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में दूसरे लोगों को गालियाँ देके उनसे काम नहीं चलने वाला। सामाजिक बुनियाद को मजबूत करो। तीसरा, आप लोगों ने देखा कि हमें तो बड़ा हट हुआ कि पिछले 6-7 महीने पहले इस राजस्थान प्रदेश की राजधानी में राजनीति का नंगा नाच हमने देखा। कुछ जाट, आज की तारीख में 35 जाट के बेटे इस राजस्थान की विधानसभा विधायक बनकर के बैठे हैं। हमें तो उस दिन बड़ी शर्म की महसूस हुई कि कुछ जाकर के गहलोत की गोदी में जाकर के बैठ गए, कुछ पायलट की गोदी में जाकर के बैठ गए। उन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए और अपने आप को सलाम करना चाहिए कि आप सर छोटू राम की, चौधरी चरण सिंह की, ताऊ देवीलाल की, महाराजा सूरजमल की और वीर तेजाजी महाराज की औलादे हो। आप उनके वंशज हो। आपको 5 जाट विधायक भी किसी एक कमरे में जाकर के मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कह देते कि हमारा नंबर कब आएगा। आप अशोक गहलोत और पायलट को छोड़िए, जाट के बेटे को कब मुख्यमंत्री बनाओगे? आज़ादी के 75 साल हो गए, हमेशा कांग्रेस को जाट समाज ने अपना तन मन धन और वोट की राजनीति के रूप में वोट देकर के हमेशा पावर और सत्ता में लेकर के आया, लेकिन कभी गहलोत, कभी पायलट, कभी वसुंधरा। इस बार हमसे निवेदन करते हैं कि जब भी जाट का नंबर आए तो जाट के बेटों में वो मादा पैदा हो जाए और ऐसे लोगों को चुनाव जीत करके भेजना जो जाट के डंडे और झंडे के नीचे आकर के 36 कौम का विश्वास जीत करके जाट को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करे। और एक भी व्यक्ति, हमने तो सब लोगों को लेटर लिखा, हमारा लेटर भी वायरल हुआ, मीडिया ने भी उसको छापा। हमने तो सभी से ने कहा कि अपने ज़मीर को जिंदा करते हुए कौम के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी को सलाम करते हो कुर्सी की डिमांड करनी चाहिए, उस पद की डिमांड करनी चाहिए। जब कलवानी जी कहा कि गृह मंत्री और विधायकों से कुछ नहीं होता, जब तक आप देश के मालिक नहीं बनोगे, जब तक आप प्रदेश के मुखिया नहीं बनोगे, तब तक आप वो काम नहीं कर सकते जो समाज में असली रूप में होना चाहिए था। आज़ादी के 75 साल हो गए, जो 25% की संख्या राजस्थान में जाट समाज की है, 25% बड़ी संख्या होती है। आज भी इलेक्टेड तो हम 17% तो इलेक्टेड हैं, उसके बावजूद भी हमें आज़ादी के 75 साल भी सूबे का मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इससे बड़ी शर्म जाट समाज के लिए कुछ हो नहीं सकती। और इन चीज़ों के इधर उधर जाने की बजाय अपना डंडा और डंडा मजबूत करके सारे भाई इकट्ठे होकर के एक प्रयास करो कि हमारा
जाट समाज का मुख्यमंत्री बने। और हमने तो मुख्यमंत्री नहीं, लोग कहते हैं कि जाट मुख्यमंत्री बन जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। अरे आप देखिए, चौधरी चरण सिंह ने जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री की कुर्सी को सुशोभित किया तो 36 को हमारे बरादरियों में भी विश्वास पैदा हुआ, दूर दराज के ग्रामीण अंचल में विश्वास पैदा हुआ कि किसान के घर में जन्मा हुआ बेटा, जाट का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और उससे बड़ी त्याग, तपस्या और समर्पण की बात आप देखिए कि आप सब लोग उस इतिहास को देखा होगा, बड़े बुजुर्गों से हमने सुना कि चौधरी देवीलाल जी जब पूरी देश के सांसद चुनकर के सेंट्रल हॉल में बैठ करके एक सुर और ताल में देश का प्रधानमंत्री बना दिया था, घोषित कर दिया था। लेकिन देख के मेरी कौम की उस महामना की त्याग, तपस्या और समर्पण को कि खड़े होकर के बोला कि प्रधानमंत्री की पगड़ी मैं वीपी सिंह को सौंपता हूं, तो इससे बड़ा त्याग जाट का बेटा इस हिंदुस्तान में कर नहीं सकता। और जाट का बेटा नहीं, पूरी देश और दुनिया में इससे बड़ा उदाहरण त्याग, तपस्या और समर्पण का कोई हो नहीं सकता। इसलिए एक बार मैं तो कहता हूं कि जाट का बेटा मुख्यमंत्री बना करके देखो, सारी 36 को और बिरादरियां पलक पांवड़े बिछा करके उसका सम्मान करेगी, स्वागत करेगी, अभिनंदन करेगी। और हम तो जब सामाजिक रूप से लोगों के बीच में बैठते हैं तो वो भी कहते हैं कि भाई इस जाट का बेटा तो मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बड़ा लंबी समय हो गया, 75 साल हो गया, आज तक ये मौका नहीं मिला। एक बार तो मौका इन लोगों को, इन पार्टियों को देना चाहिए। और हमने तो चाहे प्रधानमंत्री जी या प्रदेश के मुख्यमंत्री, जब भी जहाँ बैठते हैं हम तो दिल खोल के हमारे समाज की बात करते हैं। हम तो कहते हैं कि साहब, जैसे आपने देखा है जब राजस्थान के अंदर जाट आरक्षण मिला तो 18 सीटें, सॉरी 21 सीटें जाटों ने बीजेपी को दी। वो सिर्फ इसलिए दी कि आरक्षण के लिए, कि बीजेपी ने जाट को आरक्षण दिया। और आरक्षण से क्या फायदा होता है? आज हिंदुस्तान में 50 आईएएस बनते हैं तो 30 राजस्थान से बनते हैं। ये हमें एक संजीवनी बूटी के रूप में आरक्षण मिला। और मैं तो डॉक्टर हरि सिंह का शुक्रगुजार हूँ। जिंदगी भर जब तक इस दुनिया में रहेंगे तब तक उनको सलाम करेंगे कि राजस्थान का किसी भी जाट के बेटे को सिंगल जाट आरक्षण के लिए ऋणी रहना चाहिए तो डॉक्टर हरि सिंह को कभी नहीं भूलना चाहिए। हिंदुस्तान की जाट समाज डॉक्टर हरि सिंह को सलाम करती है कि उन्हीं की वजह से आरक्षण मिला। और जितने भी लोग आरक्षण के लिए जो बनकर के घूमते कि हमने आरक्षण दिला, मैंने मंडल कमीशन की वो रिपोर्ट पढ़ी है। डॉक्टर साहब का तो हमारे ऊपर पूरा स्नेह रहा, हमारे पास वो कमीशन की रिपोर्ट आज ही पढ़ी है। सिंगल व्यक्ति का अटल बिहारी वाजपेयी से संवाद हुआ और उसमें नाम लिखा है राजस्थान के डॉक्टर हरि सिंह उस संवाद के मुखिया थे। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष बड़ा होता है, नीचे वाले बड़े होते हैं। अध्यक्ष मुख्य भूमिका में थे। डॉक्टर हरि सिंह ने हमारी कौम के लिए बड़ा उपकार करके आज उस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस दुनिया में जाने के बाद भी हम तो उनको सलाम करते हैं, साधुवाद देते हैं कि उन्होंने हमें राजनीतिक रूप से उन्होंने बहुत नुकसान झेला, लेकिन कौम के लिए एक ऐसा इतिहास रच के चले गए कि सदियों तक डॉक्टर हरि सिंह का नाम हिंदुस्तान में और जाट समाज में अमर रहेगा। इसीलिए हमने कहा कि सामाजिक रूप से एक हो, इन लोगों को पाला बदलने की बजाय अपने जाट के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की तरफ प्रयास करना चाहिए। और जब भी पलसानी और कलवानियाँ हमेशा जाट के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएलपी हो। जिस भी पार्टी में आपको एहसास हो कि इस बार ये मुख्यमंत्री बन सकता है, उसी को टूट के अपना मत और समर्थन दे देना। बिल्कुल। अब मैं अंत में ये चाहूँगा कि 19 मार्च को जो प्रोग्राम है, बोल हिंदुस्तान के माध्यम से आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे उस प्रोग्राम के लिए जो पंजाब के चंडीगढ़ में होने वाला आपका प्रोग्राम है उसको? देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने सभी लोगों ने, बोल हिंदुस्तान के जितने भी दर्शक हैं उन सब भाइयों को हमारी तरफ से बड़ा प्यार, स्नेह, बधाई और शुभकामनाएं कि आप सभी लोग 19 मार्च को पंचकुला चंडीगढ़ में पधारना। और पंचकुला चंडीगढ़ वो हिंदुस्तान की पवित्र भूमि है जहाँ जाट समाज की तो वो कैपिटल कह सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में बताते हैं कि 5 स्टेटों में जाट रहते हैं, चंडीगढ़ उसका हेडक्वार्टर है। चाहे इधर हरियाणा देख लो, वेस्टर्न यूपी देख लो, पंजाब, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड और राजस्थान, इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ से पूरी दुनिया की राजनीति चलती है। इस बार हमने पिछले 6 महीने हो गए इस प्रोग्राम की तैयारी करते हुए लगातार हिंदुस्तान के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टरों पे जा करके संवाद बैठकों का आयोजन किया। जाट समाज में अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपने मान, सम्मान, स्वाभिमान के लिए उनको जागरूक किया। और हमने उनसे निवेदन किया कि 19 मार्च को इतनी बड़ी संख्या में पंचकुला की तरफ कूच करना कि 20 मार्च को अपने हक और अधिकार मिले, मान, सम्मान और स्वाभिमान जो पिछले लंबे समय से छूट से गए वो सारे हमें मिलने के लिए तैयार रहे। और जितने भी राजनीतिक पार्टियां
उनको आईना दिखाने का प्रयास करें और एक ऐसी राजनीतिक और सामाजिक ताकत पैदा कर दे 19 मार्च को कि पूरी देश और दुनिया के लोग उसको सलाम करें। तो मैं तो यही निवेदन करता हूं कि पूरे लोगों में इस प्रोग्राम को लेकर के भारी उत्साह, उमंग और जोश है। हमारे पास तो लगातार फोन आ रहे, पूरे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी से लोग फ्लाइट की टिकट करा करके हिंदुस्तान पहुंचने के लिए शुरुआत हो चुकी है। और आप देखना कि लोग कहते हैं कि जत्थों के रूप में 15 तारीख से करनाल से, कुरुक्षेत्र से, मेरठ, मुजफ्फरनगर से पैदल यात्रा शुरू हो रही है। आप लोग देखना, हम सोशल मीडिया पर उसकी फोटो शेयर करेंगे कि लोग पैदल यात्रा के लिए उस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए 50-50, 100-100 लोगों के जत्थे के रूप में 15 मार्च से शुरू हो जाएंगे। रोहतक से हमारे समाज की बिटिया है, वो पूरी देश और दुनिया में साइकिल से घूमती है, वो भी साइकिल का जत्था लेकर के पूरी समाज की बिटियाओं को लेकर के जाट पार्लियामेंट के डंडे और झंडे लगा करके पंचकुला, चंडीगढ़ की तरफ आएगी। इसलिए पूरी दुनिया में उत्साह है। इंग्लैंड से जो हमारा भाई रोहित अहलावत है वो भी आ रहा है। पूरी तमाम जाट समाज के जो नौजवान योद्धा है, नौजवान साथी है, जो 36 कोमर बिरादरियों का नेतृत्व करते हुए पूरी दुनिया में अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवा रहे, सारे लोग पंचकुला के अंदर समाज का ऐसा नायाब गुलदस्ता सज रहा है जिसमें पूरी देश और दुनिया को बड़ी उम्मीद है, बड़ी आस है। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 19 मार्च की शाम की संध्या को जाट समाज की उस ताकत के ऊपर, जाट समाज के उस भाईचारे पे, जाट समाज के उस सामाजिक सौहार्द को पूरी दुनिया सलाम करेगी। और चंडीगढ़ की उस पावन और पवित्र भूमि से जाट समाज फिर से बुलंदियों को छुएगा और पूरी देश और दुनिया में जाट समाज का डंडा और झंडा फिर से मजबूत होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंत में हम आपसे भी चाहेंगे कि आप बोल हिंदुस्तान के माध्यम से हमारे दर्शकों से 19 मार्च का जो प्रोग्राम है जाट संसद का, उसको लेकर क्या अपील करना चाहेंगे आप? मेरी तो सबसे पहले अपील ये है कि समाज के अंदर भारी उत्साह है, उमंग है, और देश के कोने कोने से नहीं, अब तो हमने तो रखा था राष्ट्रीय जाट अधिवेशन के, एक बार देश के लोगों को बिठा के उनके विचार लें। और ये केवल विचार लेने का कार्यक्रम नहीं है, ये फैसले लेने का प्रोग्राम है। उस दिन हम कुछ फैसले भी लेंगे, प्रस्ताव भी लेंगे। यूँ नहीं है कि आए और प्रोग्राम कर लिया और चले गए, नहीं। पहले चौधरी छोटूराम जी के इतिहास को, डॉक्यूमेंट्री को डिजिटल करने के लिए उसका विमोचन समारोह है, वो करेंगे। इसके साथ साथ में हमारे समाज में जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनके खात्मे के लिए हम प्रयास करेंगे। नशा मुक्त समाज की स्थापना के लिए प्रयास करेंगे। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हमारे समाज की युवा पीढ़ी बढ़ने लगी, उनकी किस तरीके से रोकथाम करके उनको मुख्य धारा में वापस किस तरीके लाया जाए, उस पर प्रयास करेंगे। और अन्य सामाजिक कुरीतियाँ, जितनी भी कुरीतियाँ हैं, उनका खात्मा किस तरीके से हो, उसके ऊपर ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। और हमारे पास देश भर से बहुत से सवाल आए हैं, सुझाव आए हैं, चाहे आरक्षण के मुकदमे हटाने के हो, चाहे आरक्षण मिलने के हो, सारे तमाम मुद्दों पर रख के, और हम जितने भी मेहमान आएंगे उनसे भी विनम्र निवेदन करेंगे कि इन मुद्दों के ऊपर समाज की डिमांड है, आप लोग इन मुद्दों के ऊपर काम करें। हमारा समाज ये चाहता है कि ये हमारे असली मुद्दे हैं और इनके ऊपर काम होना चाहिए। जो आज तक जितना हमारे पास सुझाव आए, उन सुझावों को रखेंगे, समाज के प्लेटफार्म पर पूरी चीज़ें दिखाएंगे और पारदर्शिता के साथ में रखेंगे। और एक एक उसका प्रिंट प्रस्ताव का जितने भी लोग आएंगे उनको दिखा के और उन सब लीडरशिप को भी देंगे, ताकि ये पता चले कि हमारे समाज का भविष्य किस चाहता है, क्या है, हो क्या रहा है और होना भविष्य में क्या चाहिए। इसलिए मैं बोल हिंदुस्तान के तमाम दर्शकों से चाहूँगा कि इस बार हमने पास की व्यवस्था का झंझट भी नहीं रखा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है। 10 बजे राइट टाइम कार्यक्रम शुरू होगा, तो हम चाहते हैं कि 9 बजे उस कार्यक्रम में लोग आएँ, शांतिपूर्ण तरीके से बैठें, सभी वक्ताओं की बात सुने, आम आदमी से लेकर खास आदमी तक, सारे जाट, क्योंकि जाटों में कोई मुख्य अतिथि नहीं होता। चौधरी जो जाट के घर में जन्म ले लिया वो चौधरी है, और चौधरी हमेशा चौधर करता है, तो चौधरी ही मुख्य होती है। तो अंतिम पंक्ति पे बैठा व्यक्ति भी हमारे लिए मुख्य अतिथि है। सारे लोग आएंगे, मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, फैसले भी लेंगे। और फैसलों के साथ में बोल हिंदुस्तान के तमाम दर्शकों को मैं आमंत्रित करता हूँ, आपको भी आमंत्रित करता हूँ, आप भी आएँ और इस समाज के गुलदस्ते को देश और दुनिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिखाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय से। आपका निमंत्रण बिल्कुल, ये निमंत्रण है, बिल्कुल हम आएंगे। और बोल हिंदुस्तान के माध्यम से वो प्रोग्राम, अगर आप कहीं किसी व्यस्तता के चलते नहीं आ पाएँ, तो वो बोल हिंदुस्तान के माध्यम से हम वो आपको लाइव दिखाने का प्रयास भी करेंगे। ये 2 नौजवान हैं जो समाज में फैल रही कुरीतियों को लेकर, जो समाज में जो महापुरुषों का इतिहास है जो विलुप्त होता जा रहा है, उनको दोबारा इस समाज के नौजवानों तक लाने के लिए जो प्रयासरत हैं, हमारी टीम की तरफ से इनको शुभकामनाएं कि निरंतर इनके प्रयास सफल होते रहें। क्योंकि 7-8 ऐसे सभाएं इन्होंने की हैं, बड़े बड़े अधिवेशन इन्होंने किए हैं, जहां तमाम हिंदुस्तान से और विदेश से जाट समाज के वो मौजूद लोग आए हैं जो फैसले ले सकते हैं, जो निर्णय कर सकते हैं कि समाज आगे भविष्य में किस दिशा में जाए। तो हमारी शुभकामनाएं आप दोनों भाइयों को है। बोल हिंदुस्तान के माध्यम से आपने ये वीडियो देखा, इंटरव्यू देखा, इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं, कमेंट कर आप जरूर बताएं।
आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।